हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के वित्तीय विवरण का परिचय। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो किसके अनुसार बनते हैं? शेड्यूल 3। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके अनुसार बनता है? शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 दो पार्ट में होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। और पार्ट सेकंड में हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट बना रहे हैं और पार्ट सेकंड में हम क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ा कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। फिर हमने सीखा कि कौन कौन से आइटम्स को कौन कौन सी हेडिंग में लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया था कि जो स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट बना रहे हैं वो एज ए हमारा क्या होता है? समरी फॉर्मेट होते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं? उसकी डिटेल्स शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। किसमें? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बाद में हम क्या करते हैं? उसकी डिटेल शो करते हैं किसके रूप में? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट का मतलब कि जैसे हमने बताया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो एम्प्लॉय से संबंधित जैसे एम्प्लॉय को जो हम वेजेस दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं या वेलफेयर का कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस थे तो वो हम सब किसमें दिखा रहे थे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ हम नोट्स टू अकाउंट में उसकी डिटेल दिखा रहे थे और उसका जो टोटल आ रहा था वो फॉर्मेट में हम नोट नंबर में लिख रहे थे कि कौन सी नोट नंबर में जाएगा। फिर हमने सीखा कि कौन सा आइटम कौन सी हेडिंग में जाता है। तो हमने पार्ट सेकंड सीखा स्टेटमेंट ऑफ P&L। आज हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, जिसका नाम है बैलेंस शीट। देखो हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में किसको पढ़ेंगे? बैलेंस शीट। देखो जनरली बैलेंस शीट हम सब जानते हैं कि बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या करती है? किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। मतलब बैलेंस शीट ये बताती है कि उस बिजनेसमैन के पास कितनी तो असेट्स है और कितनी लायबिलिटी। कि बैलेंस शीट क्या करती है? शोन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और जनरली क्या होता है कि देयर आर टू साइड, फर्स्ट liabilities और second assets। दे आर द टू सेट्स, फर्स्ट लायबिलिटी और सेकंड असेट्स। मतलब दो तरह की सेट होती है, एक तो लायबिलिटी होती है और एक असेट्स होती है। तो हमने अगर क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में जो हमने बैलेंस शीट सीखी थी, हमने यूं सीखी थी कि हम बता रहे थे ये हमारी लायबिलिटी साइड है, तो ये हमारा अमाउंट आता था, ये हमारी कौन सी थी? असेट्स। और ये हमारा क्या आता था? अमाउंट। तो हम बात कर रहे थे क्लास 11th की। तो क्लास 11th में हम बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट के नीचे क्या हेडिंग लिखते थे? एज एट 31 मार्च 2017 लिखेंगे कि हमने क्या लिखा? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये हमारी लायबिलिटी साइड होगी और ये हमारी एसेट साइड होगी। तो हम क्या करते थे? यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते थे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। यहाँ पर हम कैपिटल लिखते थे और कैपिटल में प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, माइनस क्या करते थे? ड्रॉइंग्स। ये घटाने के बाद ये आता था। फिर आती थी हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर आती थी हमारे पास करंट लायबिलिटी। लास्ट में दोनों का क्या लगाते थे? टोटल। तो ये हमने क्लास 11th में सीखा था कि क्लास 11th में जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे वो सोल प्रोप्राइटर की पढ़ रहे थे। सोल प्रोप्राइटर बैलेंस शीट कैसे बनाता था कि यहाँ पे लिखता था फिक्स एसेट्स और यहाँ पे क्या लिखता था? करंट एसेट्स। और ये लायबिलिटी साइड हो गई। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल में क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। फिर ड्रॉइंग्स क्या कर देंगे? लेस। तो इस तरह हमारे पास आ रहा था। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, फिर करंट लायबिलिटी थी। तो ये लायबिलिटी का टोटल और ये असेट्स साइड का टोटल। तो इस तरह हम क्या कर रहे थे? बैलेंस शीट को शो कर रहे थे। बात समझ में आ रही है?
तो उसी तरह क्या होगा कि आज हम बात करें कंपनी की। हमने पढ़ा था कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो शेड्यूल 3 के अनुसार बनती है। तो शेड्यूल 3 क्या कहता है कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसका जो फॉर्मेट है, ये वाला जो फॉर्मेट है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा रहे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि एक साइड लायबिलिटी आ रही हो, एक साइड असेट्स आ रही है। ये तो था जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म। कौन सा फॉर्मेट, वर्टिकल। दिमाग में उठा लेना कि जब अपन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसमें कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है कि एक साइड लायबिलिटी आ रही, एक साइड असेट्स आ रही। लेकिन जो वर्टिकल फॉर्म होता है, इसकी बात करें हम वर्टिकल फॉर्म की, तो वर्टिकल फॉर्मेट में क्या होता है कि ऊपर तो लायबिलिटी आती और नीचे हमारी क्या आती है, असेट्स। कॉन्सेप्ट वही चलेगा, बस ऊपर हम लायबिलिटीज को दिखाएंगे और नीचे असेट्स को दिखाएंगे। यहाँ पे लायबिलिटी का टोटल और यहाँ पे असेट्स, और दोनों का टोटल इसमें भी सेम आता था और यहाँ पर भी सेम आता था। दोनों का टोटल क्या आएगा, सेम। बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर लायबिलिटी लिखेंगे, नीचे असेट्स। जबकि नॉर्मल जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, इधर लायबिलिटी लिखते थे और इधर असेट्स लिखते थे। इसको हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। अब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मेट को फॉलो करेंगे वर्टिकल फॉर्म को, कि ऊपर तो हमारी लायबिलिटी आएगी और नीचे हमारी क्या आएगी, असेट्स आएगी। अब देखो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। और अकॉर्डिंग टू किसके बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या कहता है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट वो किस में होना चाहिए, वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो आज हम जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो बैलेंस शीट जो होती है वो कंपनी की हेडिंग और सब हेडिंग होती है। हेडिंग का मतलब जो मेन हेडिंग है और उसके अंदर जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब हेडिंग बोलते हैं। मतलब अब वैसे बैलेंस शीट नहीं बनेगी जो अपन नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, अपनी जो बैलेंस शीट बनाई वो मेन हेडिंग में बनाई, फिर उसकी भी क्या बनाई, सब हेडिंग। मेन हेडिंग्स क्या होती है देखेंगे आज। आज जैसे मान लो हम बात करेंगे लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज साइड। तो कंपनी की जो लायबिलिटीज साइड होती है, कौन सी साइड, लायबिलिटीज साइड, उसको हम इंडिकेट करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। किससे इंडिकेट करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मतलब पहले अपन लायबिलिटी साइड लिखते थे, अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी से। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेडिंग्स होती है। मतलब हमारी लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेडिंग्स होती है। कई बार आ जाता है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड की 4 मेजर हेडिंग्स के नाम बताइए। जैसे अभी 2020 में क्वेश्चन आया था कि कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बताइए। जब अपन पढ़ रहे थे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल अदर इनकम्स, हमने टोटल रिवेन्यू पढ़ा, फिर एक्सपेंसेस घटाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। तो उसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का कि जो कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है उसकी 4 मेजर हेडिंग्स के बताओ, नाम बताओ। तो 4 मेजर हेडिंग्स के नाम पढ़ेंगे, फिर हम बाद में इसका फॉर्मेट सीखेंगे। पहले नाम देख रहे हैं कि 4 मेजर हेडिंग्स। तो 4 मेजर हेडिंग कौन कौन सी हो सकती है, पहला शेयर होल्डर फंड्स, कौन सा फंड, शेयर होल्डर फंड्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या हो रहा है। फिर आता है हमारे पास नॉन करंट
लायबिलिटीज। और एक कौन सी लायबिलिटी आती है? करंट लायबिलिटीज। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, इक्विटी लायबिलिटीज को चार मेजर हेड्स में बांटा। कितने? फोर मेजर हेडिंग्स में बांट रहे हैं। पहला आ रहा है हमारा शेयरहोल्डर फंड्स, दूसरा आ रहा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटी। हमने पहले पढ़ा था कि दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक तो करंट लायबिलिटीज और एक लॉन्ग टर्म। करंट का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स के अंदर पेएबल होती है, और नॉन लॉन्ग टर्म का मतलब कि जो मोर देन 12 मंथ्स की 12 मंथ से अधिक अवधि में पेएबल होती है। तो जो ये करंट लायबिलिटी है वही उस जो लायबिलिटी करंट नहीं होती वो क्या कहलाती है? नॉन। नॉन का मतलब होता है कि जो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आजकल उसका नाम चेंज करके उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट का मतलब कि जो लायबिलिटी करंट नहीं है वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट कहलाएगी। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटीज नहीं है, क्योंकि जो करंट नहीं होगी वो किसमें चली जाएगी? लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए आजकल इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ना कि करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। आजकल नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब कंपनी की जब भी हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनती है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें मेजर हेड्स और हेडिंग को लेते हैं। तो मेजर हेड्स का मतलब कि हमारी जो लायबिलिटी साइड है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? इक्विटी एंड लायबिलिटी से। तो इक्विटी एंड में चार मेजर हेड्स होते हैं। पहले का नाम है शेयर होल्डर फंड्स, दूसरे का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी क्या लिखा हमने? पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आएगा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमारा क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज। तो चार मेजर हेड्स हो गई। अब इनमें भी हमारी क्या आती है? सब हेडिंग आती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उप शीर्षक। ये हमारा कौन सा शीर्षक हो गया? ये हमारा मुख्य शीर्षक हो गया, मुख्य शीर्षक। अब इनमें क्या सीखेंगे? उप शीर्षक सीखेंगे। फिर हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी एज ए क्या होती है? समरी फॉर्म में होती है, और उनकी जो डिटेल होगी वो नोट्स टू अकाउंट में जाएगी। तो पहले हमने किसकी बात करें? लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड में चार मेजर हेडिंग्स होती है, फिर बाद में इनकी क्या आती है? सब हेडिंग्स आती है। तो मैं ढंग से लिखा हूं यहाँ। ये हो गया हमारा शेयर होल्डर फंड्स, ये हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हमने क्या लिखा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स की। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे पास चार मेजर हेडिंग्स है। अब हम इनकी क्या लिखेंगे? सब हेडिंग्स। शेयर होल्डर फंड की क्या लिखेंगे? सबसे पहले शेयर कैपिटल। फिर दूसरा आती है हमारे पास, इसकी आएगी रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आएगा हमारे इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हमने क्या लिखा है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो तीन चीजें हो गई, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब इनका कोई भी सब हेडिंग नहीं होती, इनकी कोई भी सब हेडिंग नहीं होती। फिर हम बात करेंगे किसकी? नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसको आजकल हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि नेचर के हिसाब से दो है ना, एक तो करंट और एक नॉन करंट। मतलब जो असेट्स करंट नहीं होगी सब क्या कहलाएगी? नॉन करंट कहलाएगी। मतलब जो असेट्स करंट नहीं उसको क्या बोलेंगे? नॉन। नॉन का मतलब
लॉन्ग टर्म। तो आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आता है इसमें डेफर, डेफर टैक्स लायबिलिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट। एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, एक आ गया हमारा डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, डेफर टैक्स लायबिलिटी, जिसका हम कौन सा वर्ड्स लगाते हैं, नेट। बात समझ में आ रही है। फिर आता है इसमें अदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर हम इसमें लेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारे 4 सब हेडिंग्स आते हैं इसके अंदर। एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आता है, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हम सब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, खाली मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम जब बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो कौन सी हमारी मेन हेडिंग होती है और कौन सी सब हेडिंग होती है। जैसे आपने बात की अभी शेयरहोल्डर फंड्स में, तो शेयरहोल्डर फंड्स में 3 हमारी क्या है, सब हेडिंग्स हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, इसकी सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर आ रहा है डेफर टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसी तरह हमारे पास इसकी बात करेंगे हम करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटीज में आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कौन सी बोरिंग, शॉर्ट टर्म। दूसरा भाई, यहां पर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो करंट लायबिलिटीज में पहला आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारे पास ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स। तीसरा जो आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो तीसरा जो आएगा वो अदर, अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। और जो चौथा आएगा उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लगा था बहुत सारे हमने, तो ऐसे लगा था। तो कहने का मतलब ये हमारी सब हेडिंग्स हो गई। तो शेयरहोल्डर फंड्स की 3 हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज की 4 हो गई, करंट लायबिलिटीज की कितनी हो गई, 4। लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की। अब जैसे अपन बात करेंगे शेयरहोल्डर फंड्स में, सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू किसमें, शेयर्स में। तो हम देखेंगे कि कंपनी की कौन कौन सी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, फिर रिजर्व सरप्लस है, फिर ये आ रहा है, इसका मतलब होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कि कई बार करते हैं हम जनता से पैसा तो ले लेते हैं एप्लीकेशन के रूप में, लेकिन अभी तक हम जनता को क्या नहीं कर पा रहे, शेयर अलॉट नहीं कर पा रहे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक वो क्या बनेगी, हमारी लायबिलिटी बनेगी। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। आज मान लो हम पैसा उधार ले रहे हैं, अब पैसा हम 2 साल 3 साल 5 साल की उधार ले रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, जैसे बैंक लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए। फिर डेफर टैक्स लायबिलिटी ये समझाएंगे। अदर का मतलब ऐसी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म जो इन दोनों में नहीं आ रही, वो किसमें आ जाएगी, अदर में। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब कि कई बार बिजनेस में हम कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे मान लो हम इनकम टैक्स का प्रोविजन बना रहे हैं, अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन 12 मंथ्स के लिए हो, 12 मंथ से ऊपर का हो, तो वो सब किसमें है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। जैसे मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का हमने प्रोविजन बनाया, अगर वो लॉन्ग टर्म होगा तो किसमें चला जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, छोटे समय के लिए पैसा उधार ले रहे हैं, जैसे बैंक को ड्राफ्ट हो गया। और ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, तो ट्रेड पेबल्स में जनरली हम लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बीपी। अपने पढ़ा भी कि क्रेडिटर्स और बीपी क्या होते हैं, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, बीपी भी उधार माल के केस में राइज होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या लिखा होता है, बिल लिखा होता है। तो ये दोनों बिजनेस की क्या है, पेबल, पेबल का मतलब दोनों से पैसा जाएगा, और ट्रेड क्यों बोला है, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड, इसलिए हमने इसको ट्रेड पेबल्स बोला है। बाकी अदर करंट लायबिलिटीज फिर आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। तो इस तरह हम बात करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड की, जिसमें हमारे 4 मेजर हेड्स होते हैं, बाकी सबकी क्या होती है, सब हेडिंग्स होती है। तो सब हेडिंग्स कितनी हो गई, 4, 8 और 3। तो सब हेडिंग्स हमारी 11 हो गई, और बाकी जो मेजर हेड्स है वो हमारी कितनी हो गई, 4। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इक्विटी लायबिलिटीज की 4 मेजर हेड्स बनेंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हमारे शेयरहोल्डर फंड्स हैं उनकी सब हेडिंग्स के नाम बताइए, नॉन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग के नाम बताइए, और करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग्स के नाम बताइए।
तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तभी हम लायबिलिटी साइड की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करेंगे? असेट साइड की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं असेट्स साइड। तो असेट साइड का मतलब कि जिस तरह लायबिलिटी साइड में मेजर हेड्स और सब हेडिंग होती थी, उसी तरह असेट साइड में भी मेजर हेड और सब हेडिंग होती है। यहाँ पे असेट साइड में दो मेजर हेड्स होते हैं। कितने? दो। कि यहाँ हम बात करें किसकी? मेजर हेड्स की। तो दो मेजर हेड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन करंट असेट्स और दूसरा कौन सा होता है? करंट असेट्स। तो दो मेजर हेड्स होते हैं, एक होता है नॉन करंट असेट्स और दूसरा कौन सा होता है? करंट असेट्स। कि नॉन क्या होता है और करंट क्या होता है? करंट असेट्स हम जानते हैं कि मतलब ऐसा असेट जिसको विद इन 12 मंथ्स के अंदर कैश या कैश के अंदर क्या करवा सकते हैं? कन्वर्टेबल करा सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? करंट असेट। मतलब जिसका पीरियड जनरली 12 मंथ का होता है। और नॉन का मतलब जो लॉन्ग टाइम चलेगी, जो मतलब जो असेट्स करंट नहीं, वो सब क्या कहलाएगी? नॉन करंट असेट्स कहलाएगी। अभी बात समझ में? तो अब हम बात करेंगे कि नॉन करंट असेट्स क्या है। ये हमारे मेजर हेड्स हैं। अब इनकी क्या आएंगी? सब हेडिंग्स आएंगी। तो सब हेडिंग में आता है सबसे पहले ए, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स असेट्स। कौन सी असेट्स? फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में ये लेता है पहला टेंजिबल असेट्स और दूसरा इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल ले रहा है और दूसरा कौन सा ले रहा है? इंटेंजिबल। फिर आता है हमारा कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। अभी समझाएंगे इसको। फिर यहाँ पे आएगा इन टेंजिबल assets under DEVLOP ME intangible assets under development। कि यहाँ पर tangible assets आ गया, intangible आ गया, capital working process आ गया, फिर आ रहा है हमारा intangible assets under development। intangible का मतलब कि मतलब ऐसी संपत्ति जो अभी किसमें? डेवलपमेंट इन प्रोसेस में। फिर आता है इसमें बी में आएगा हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आता है इसमें सी में डेफर्ड टैक्स असेट्स। देखो हमारा इसमें जो सी आएगा वो है हमारा डेफर्ड टैक्स असेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट। फिर हमारा डी आता है, किसकी बात करें? डी की। तो डी में आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिर डी के बाद क्या आता है? ई। तो इसमें जो अपन बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिर आ जाएगा हमारे पास अदर नॉन करंट असेट्स। तो इस तरह हमारे पास क्या होंगे? कुछ मेजर हेड्स। तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे दो मेजर हेड्स हो रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ रही है? सब हेडिंग आ रही है। तो सब हेडिंग का मतलब फिक्स एसेट्स होगी। अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि मतलब ऐसे एसेट जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कि जो बिजनेस में सर्विस देने, क्या देने? रेंडर। जो अपन सर्विस रेंडर कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो सर्विस देने की जो काम आ रही है या फिर किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए अगर हम जो असेट्स को खरीदते हैं फिक्स एसेट्स होती है। दो गई एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और रियलाइज नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसको क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट्स। फिर आता है हमारे पास इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी एक तरीके से फिक्स एसेट्स में आता है।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आज मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, एक तो थी बिल्डिंग रेडी टू शिफ्ट और गए और बिजनेस चालू हो गया, लेकिन अगर बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने उस बिल्डिंग को ठीक होने में लगेंगे, तो कहने का मतलब वो अंडर डेवलपमेंट है ना, तो जब बिल्डिंग डेवलपमेंट में आएगी तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल का मतलब कि मतलब ऐसी एसेट जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे मान लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट में कि अभी तैयार हो रहे हैं, वो बन जाएगा तो हमारी किसका बन जाएगा, एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। तो अभी वो डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट में वो इधर आ जाएगा, और जो टेंजिबल एसेट्स प्रोसेस में वो इसमें आ जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में क्या होते हैं, लंबे समय के लिए लगाए जाते हैं। और डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होती है वो देखेंगे अपन। इसमें लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अगर मान लो हमने किसी व्यक्ति को कोई एडवांस दिया, लंबे समय के लिए दिया, तो लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस आएगा। अदर नॉन क्रेडिट एसेट्स, इनके अलावा जो बचेगी वो सब किसमें जाएगी, अदर में जाएगी। उसी तरह हमारे पास करंट एसेट्स आती है, इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आता है इन्वेंट्रीज, फिर आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेंट्रीज आ गई, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ गया। क्या लिखा हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म क्या आता है, लोन एंड एडवांस। फिर आ जाएगा हमारे पास लास्ट में अदर करंट एसेट्स। कौन सी एसेट्स, अदर। अदर का मतलब ऐसी करंट एसेट जो इनमें नहीं आ रही, वो किसमें चली जाएगी, अदर में। तो पहले हम बात कर रहे थे करंट इन्वेस्टमेंट की। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो जनरली क्या होता है, आज मान लो हम जो इनकम कमा रहे हैं, तो उस इनकम को हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो बैंक में एफडी बनाते हैं, शेयर मार्केट्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। तो मार्केट में इन्वेस्ट करते नहीं करते। तो जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करें, अगर उसका पीरियड विद इन 1 ईयर का है तो करंट एसेट्स कहलाएगी, और 1 ईयर से ज्यादा का है तो नॉन करंट एसेट्स कहलाएगी, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अब इन्वेंट्रीज होती है, यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब एक तरीके से क्लोजिंग से होती है। क्लोजिंग का मतलब ऐसी इन्वेंट्री जो वर्ष के अंत में बिकने या प्रोसेस के अंदर या फिर प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ऐसा स्टॉक जो वर्ष के अंत में रह जाता है। अब वो किसी भी प्रोसेस में हो सकता है। अब जब वर्ष के अंत में रह गया तो उसको कौन सी इन्वेंट्री बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल का मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे डेटर्स की एंड बीआर की। तो ये दोनों बिजनेस के लिए क्या मानेंगे, रिसीवेबल्स मानेंगे। क्या मानेंगे, रिसीवेबल्स, क्योंकि दोनों से पैसा आएगा, दोनों से पैसा आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब जैसे बैंक हो गया, जब अपन बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, या फिर मान लो हमारे बिजनेस में जो कैश पड़ा है तो वो किसके अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सब अपन डिटेल में सीखेंगे, खाली मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। इनकी सब हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करेंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस की। मान लो हमने किसी व्यक्ति को छोटे समय के लिए लोन दिए तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में जाएगा। फिर आता है अदर एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो इन ऊपर जो दी गई है उनमें नहीं आती, वो किसमें आती है, फिर अदर करंट एसेट्स में आती है। तो इस तरह हम क्या करें कि एसेट साइड में दो मेजर हेड्स की बात करते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इन सबकी सब हेडिंग्स होती है कि नॉन करंट एसेट्स की ये हमारी मेन सब हेडिंग है और करंट एसेट्स की भी हमारी मेन सब हेडिंग्स है। इसकी मेन हेडिंग सब हेडिंग कौन सी होगी, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और इसकी कौन सी होगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस और अदर करंट एसेट्स। आ रही बात समझ में। तो ये हमारी सब क्या हो गई, मेजर हेडिंग, वो सब हेडिंग्स हो गई और ये हमारी मेजर हेड्स। तो हमने बात की थी आज दो चीज की, बैलेंस शीट की, और आपको ये ध्यान रखना है
कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनती है, और वर्टिकल फॉर्म का मतलब ऊपर लायबिलिटी आती है और नीचे एसेट्स आती है। तो लायबिलिटी साइड में चार मेजर हेड्स होते हैं और एसेट साइड में दो मेजर हेड्स होते हैं, बाकी इन सब की क्या होती है, सब हेडिंग्स होती है। अब अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी सब हेडिंग में मतलब कौन से आइटम्स को हम लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, अब जैसे मान लो आपको ये दे दिया कैश, अभी आपसे पूछा है कि कैश किस मेजर हेडिंग का पार्ट है। तो आज हम जैसे मान लो कैश की बात करेंगे तो हम बात करें किसकी, हेडिंग की, और ये इसकी क्या आएगी, सब हेडिंग आएगी। तो ये कौन सी होगी, मेजर। तो कैश में मेजर हेडिंग और सब हेडिंग। तो मेजर हेडिंग का मतलब कैश किसका पार्ट है, करंट असेट्स का। तो मेजर हेडिंग कौन सी हो गई, करंट असेट्स। अब सब हेडिंग का मतलब ये किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे पूछेगा कैश किस में आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैश का मेजर हेड कौन सा है और सब हेडिंग कौन सी। जब अपन डिटेल में सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों में क्या क्या लेते। तो हम जनरल इंस्ट्रक्शन सीखेंगे यहाँ पे, असेट साइड में इसका फिक्स असेट्स का मतलब क्या हो गया, इसमें कौन कौन से ले रहे हैं, करंट असेट्स का मतलब क्या हो गया, और करंट असेट्स में जो सब हेडिंग लेते हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड